हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर 1 ग्रेविटेशंस का एक्सरसाइज करने वाले हैं और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं थियोरिटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसे हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यदि आप इसे अंत तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर्स हो जाएंगे। ये जो नोट्स है मैं आपके लिए बनाई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आप इसमें से पढ़ते हैं तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा आपको, देन आपके सारे डाउट्स क्लियर्स हो जाएंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसमें हम ग्रेविटेशंस का फुल हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो या फिर थियोरिकल हो, सारे क्वेश्चंस को हम 1 बाय सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टडी द entries in the following table and rewrite them putting the connected items in a single row। इसमें क्या कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चंस में है आपका 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम। कॉलम 3 है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि ये मास है तो मास का उसका यूनिट और उसका डेफिनेशंस आपको पुट अप करना है। तो फर्स्ट क्या है आपका मास है, देन वेट है, देन थर्ड नंबर है एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का यूनिट कौन सा है और उसका डेफिनेशंस कौन सा है। देन फोर्थ नंबर है ग्रेविटेशनल कंस्टेंट। इन सारी चीज़ों को क्या करना है आपको पुट अप करना है, सही मैच करना है, कनेक्ट करना है। तो चलिए इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपका मास है तो मास का जो यूनिट है वो क्या होता है, केजी होता है। तो चलिए इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका आंसर देखिए, तो फर्स्ट आपका मास का यूनिट होगा केजी। मास को किससे मापते हैं, केजी से। तो आपका फर्स्ट होगा मास का केजी यानी किलोग्राम। देन इसका सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, इसमें से मास को क्या करेंगे, इसका सेकंड में फर्स्ट जो आपका फर्स्ट है उसका क्या आएगा, केजी आएगा। और इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है, मेजर्स ऑफ इनर्शिया। तो आप लिख देंगे फर्स्ट में मास का आपका यूनिट रहेगा सेकंड कॉलम में केजी, इसका फर्स्ट आएगा यहाँ पे केजी, देन मेजर्स ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका मास का केजी, देन थर्ड में मेजर्स ऑफ इनर्शिया, देन सेकंड है आपका वेट। वेट सुनते ही आपको दिमाग में आ जाएगा, आपके माइंड में आएगा कि वेट को किससे मापते, उसका यूनिट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो वेट का जो यूनिट है, वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन को किससे दर्शाते हैं, तो एन से। तो वेट का हो जाएगा आपका न्यूटन एन। देन इसका सिंपल डेफिनेशन होगा डिपेंड्स ऑन हाइट। ये हो गया आपका सेकंड, इस तरीके से आपको करना है। देन थर्ड नंबर है आपका एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका जो आपका यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको कंप्लीटली लिखना है। और देन इसका डेफिनेशन क्या होगा, 0 एट द सेंटर। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन 0 एट द सेंटर। देन फोर्थ नंबर है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर में। आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स में क्या आएगा, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। ये हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। आपका मास का आएगा केजी, सेकंड कॉलम आपको भी ऐसे कॉलम बनाना है और देन सीधे लिखना है और आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट कॉलम में देन सेकंड और थर्ड कॉलम से आपको मैच करना था फर्स्ट कॉलम को। तो फर्स्ट में क्या था आपका मास का हो जाएगा आपका केजी, देन मेजर्स ऑफ इनर्शिया, देन सेकंड है आपका वेट का न्यूटन, एन है आपका क्या है वो न्यूटन है, देन डिपेंड्स ऑन हाइट, या हाइट पे डिपेंड करता है, इसका सिंपल डेफिनेशन है। देन थर्ड नंबर है आपका एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी, इसको
जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है, 0 एट द सेंटर। देन फोर्थ नंबर है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी यूनिट है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, सेम इन द इंटायर यूनिवर्स। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। इस तरीके से कॉलम बनाना है, देन जिससे वो डेफिनेशन वो डिपेंड करता है उसको लिखना है और उसका यूनिट लिखना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, मास है, उसका द्रव्यमान को किससे मापते हैं, केजी से। देन मेजर्स ऑफ इनर्शिया, देन वेट है, वेट का रहेगा आपका न्यूटन, एक्सीलरेशन से क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फोर्थ नंबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसका आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, उसमें कहा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी क्या बोले, व्हाट इज द डिफरेंस किसके बीच है, बिटवीन मास एंड वेट मतलब द्रव्यमान और भार में अंतर, वेट एंड मास के बीच अंतर पूछा गया है। देन विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स, व्हाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, मास और वेट के बीच यानी द्रव्यमान और वेट मतलब वजन के बीच अंतर पूछा गया है। देन सेकंड क्या कहेगी कि इस जो पृथ्वी पर अर्थ पर क्या है या फिर पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है मतलब मास है और जो वेट है वो मंगल ग्रह पर उनके मानों के समान होगा, वाई, क्यों। तो इसका आंसर है बहुत ही सिंपल सा आंसर स्टूडेंट्स आपके लिए। हम इसका सिंपल सा आंसर लिखेंगे, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, इट इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एंड इज नेवर जीरो। फर्स्ट आपको लिखना है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, देन इट इज सेम everywhere in the universe and is never zero। मास क्या है, an object is amount of matter present in it, मतलब जो मास है या फिर किसी वस्तु जो द्रव्यमान है उसमें मौजूद पदार्थ की वो क्या है मात्रा है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट मतलब उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा है। इट इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एंड इज नेवर ज़ीरो, और कभी यह ब्रह्मांड में शून्य नहीं होता है। क्या, यूनिवर्स एंड इज नेवर ज़ीरो मतलब ये जो मात्रा है वो क्या होती है, जो मास है यानी द्रव्यमान है वो ब्रह्मांड में क्या है हर जगह समान है और कभी शून्य नहीं होता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज kg, kg मतलब किलोग्राम। देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और क्या है ये, यह एक क्या है एक अदिश राशि है और इसका जो किलोग्राम है, इसका जो SI मार्क्स है वो क्या है किलोग्राम है, यूनिट क्या है kg मतलब किलोग्राम है। और किसी भी वस्तु का भार, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसका जो SI मतलब यूनिट है वो क्या है किलोग्राम है। और किसी भी वस्तु का जो भार है वह बल है जिससे
पृथ्वी या फिर कोई अपनी ओर उसको आकर्षित करता है, यह पृथ्वी की ओर क्या होता है, निर्देशित होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। तो आपको यहाँ तक लिखना है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट, इट इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, इज नेवर जीरो। जो मास है आपका, द्रव्यमान है, वो उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा है और यह कभी भी यह हर जगह क्या होता है, समान होता है यूनिवर्स में, और इसका जो मान है, उसका जो मास है वो हर जगह सेम होता है और ये कभी ज़ीरो नहीं होता है। देन आपको और लिखना है इसमें, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज kg, यानी किलोग्राम। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट, या उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। देन इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द नेक्स्ट इसमें और इंक्लूड करना है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट at different places on the earth, it is 0 at the earth center, it is a vector quantity and its SI unit is the Newton, and the magnitude of weight is equal to mg. Then the mass of an object will be the same on the earth and Mars, but the weight will not be the same because the value of g on Mars is different from that on the earth. लेकिन जो आपका वेट है, वेट क्या होता है, किसी भी जगह उसकी जैसे कि जो आपका मास था वो ज़ीरो नहीं होता। वेट के बारे में आपको लिखना है कि जो वेट है, यानी किसी वस्तु का जो भार है, वो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, वेट अलग अलग होता है, और यह पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, और यह क्या होता है, एक सदिश राशि है ये, और इसका जो SI यूनिट है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज द न्यूटन है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट इज इक्वल टू mg. Then the mass of an object will be the same on the earth and Mars, but the weight will not be the same because the value of g on Mars is different from that on the earth. तो आप लिख सकते इसमें फाइनल में कि the mass of an object will be the same, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, उसका मास है, वो पृथ्वी और मंगल पर समान होगा, बट लेकिन क्या होगा, द वेट विल नॉट बी द सेम बिकॉज, लेकिन जो भार है वो समान नहीं होगा। क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मार्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द अर्थ, क्योंकि मंगल पर जी का मान, किसका, जी का मान क्या होगा, पृथ्वी पर जी के मान से वो भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बी नंबर, व्हाट आर, फर्स्ट आपका फ्री फॉल, देन सेकंड नंबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थर्ड एस्केप वेलोसिटी, देन फोर्थ नंबर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका डेफिनेशंस करेंगे हम सारे का। तो फर्स्ट आपका फ्री फॉल, फ्री फॉल है वेन एवर एन object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely. फ्री फॉल किसे कहेंगे, मतलब फ्री फॉल होता है आपका मुक्त गिरावट। किसे कहेंगे, whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, मतलब जब भी कोई जो वस्तु है वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई कहा जाता है। यह आपका हो गया फ्री फॉल। देन सेकंड है एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। इसका सिंपल डेफिनेशन है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इसमें लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
The accelerations produced in a body due to the gravitational force of the earth is called the accelerations due to gravity. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मतलब गुरुत्वाकर्षण से कारण क्या होता है, त्वरण होता है, उसे क्या कहेंगे, द एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, एक्सेलरेशंस ग्रेविटी है, उसके कारण किसी भी पिंड में या फिर किसी भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न को ही क्या कहेंगे, एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे. देन थर्ड नंबर है एस्केप वेलोसिटी. When a body is thrown vertically upward from the surface of the earth, the minimum initial velocity of the body for which the body is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever is called the escape velocity. escape velocity क्या है आपका, escape velocity मतलब पलायन वेग होता है, या फिर जब किसी पिंड को यानी किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से सरफेस एरिया से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह जो वस्तु है वो न्यूनतम प्रारंभिक वेग जिसके लिए वो नीचे आते हैं, नीचे की ओर जो खिंचाव होता है उसको पार करने में वो सक्षम होता है. तो इस पृथ्वी से जो हमेशा के लिए बच सकता है वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी. जैसे किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंका जा रहा है और वह क्या करते हैं, कुछ देर बाद वो क्या नीचे गिरता है, वो जो नीचे गिरने वाला जो खिंचाव है उसको वो पार करने में सक्षम हो जाता है. तो यही आपका एस्केप वेलोसिटी कहलाता है. देन फोर्थ नंबर है सेंट्रीपिटल फोर्स. In uniform circular motions of a body, the force acting on the body is directed towards the center of the circle. This force is called centripetal force. Centripetal force क्या है आपका, कि किसी पिंड में जैसे कि एक समान वृत्तीय गति हो रही है और उस पर जो लगने वाला बल है वो वृत्त की केंद्र की ओर निर्देशित होता है. एक वृत्त है और जो उसमें बल लग रहा है वो केंद्र की ओर निर्देशित होता है और इसी बल को ही क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर. राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर. हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी. क्वेश्चंस पहले आपको क्वेश्चंस को क्या कहा गया है, क्या उसमें पूछा गया है, वो आपको पहले समझना ज़रूरी है, फिर आप उसे सॉल्व करेंगे. पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए फिर उसको समझिए. तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी है, इसे हम सॉल्व करेंगे. राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर. केपलर के द्वारा जो दिए गए जो 3 लॉ है, 3 नियम है, उसे लिखिए. देन हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी. और उन्होंने यानी न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण जो व्युत्क्रम वर्ग नियम है उस तक पहुंचने में कैसे मदद करी. तो इसे हम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, हम केपलर्स लॉ लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड. केपलर्स लॉ कितने हैं, थर्ड है. तो फर्स्ट केपलर लॉ है आपका, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स with the sun at one of the foci. केपलर फर्स्ट लॉ बहुत ही इजी है, आप इजीली से याद कर सकते हैं. केपलर फर्स्ट लॉ में क्या बोला जा रहा है कि किसी जो ग्रह है उसकी कक्षा क्या है, दीर्घवृत्ताकार है. आप इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे. यहाँ पे देखिए केपलर फर्स्ट लॉ को यहाँ पे हम देखेंगे कि जो किसी भी ग्रह है, मतलब सन एक ग्रह है और उसकी जो कक्षा है वो कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है और उसके केंद्र पर एक सूर्य स्थित होता है. किसी भी ग्रह है, प्लैनेट है, जैसे कि ए है, क्या है, प्लैनेट है, ग्रह है, और उसकी जो कक्षा कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है, और जो सन है वो क्या है, केंद्र है, उसके जो केंद्र पर सूर्य स्थित होता है.
तो ये हो गया आपका फर्स्ट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन। जो सन है उसके और जो प्लैनेट है उसके क्या करते हैं, मूव करता है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ। अगर आप ऐसा फर्स्ट लॉ लिखते हैं तो आपको ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब किसी जो ग्रह है उसकी कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है और क्या होती है, उसके जो केंद्र है उस पर सूर्य स्थित होता है। तो ये आपको बनाना ज़रूरी है। और जब आप डायग्राम बनाते हैं तो उसके नीचे उसको लिखना भी ज़रूरी है, जैसे इसका डायग्राम बना रहे हैं। देन हम नेक्स्ट इसमें और लिखेंगे जो डायग्राम उसमें, सो द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देन केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ क्या है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। केपलर का जो सेकंड लॉ हो वो क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज। मतलब उसका जो दूसरा नियम है क्या है, प्लैनेट और जो सन है उसको मिलाने वाली जो रेखा है उस समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। देन नेक्स्ट, और जो समान समय में ग्रह का जो अंतराल है वो कितना है, यहाँ पे देखेंगे ए से बी है, ए से बी और सी से डी और ई से एफ। तो हम लिखेंगे ए से बी, देन सी डी एंड ई से एफ आर द displacements of the planet in the equal intervals of time. The next, the straight lines AS, CS and ES sweep equal areas in equal intervals of time. Area ASB is equal to area CSD is equal to area ESF। केपलर सेकंड लॉ में आपको इतना लिखना जरूरी है डायग्राम के साथ। देन केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ क्या कहते हैं, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ revolutions of a planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun। केपलर थर्ड लॉ है, आपको क्या कहता है कि किसी भी जो प्लैनेट है, ग्रह है, उसकी परिक्रमा है, उसकी अवधि का वर्ग सूर्य के ग्रह औसत की उसके दूरी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके घन के समानुपाती होता है। जैसे कि एफ आई इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड टी इज इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशंस। देन इसके बीच हम इक्वेशन देखेंगे, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स आर क्यूब। इसे हम इस तरीके से और लिख सकते हैं, टी स्क्वायर अपान या फिर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स है उसे हम इज इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स है उसके में कॉन्स्टेंट्स के आ जाएगा। देन कांस्टेंट के हो गया। और ये आपका डायग्राम है जो सिंपल सा डायग्राम है आपके लिए, ये आपको बनाना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है, इन जिस फीक में है जो इस डायग्राम में उसी की आपको और लिखना है। ये जो डायग्राम है उसकी इसका एक्सप्लेन किया हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आपका एस है वो क्या है, सूर्य की जो स्थिति को दर्शाता है, और जो आपका पी है वो किसी निश्चित क्षण पर ग्रह की स्थिति, प्लैनेट की उसकी स्थिति को, पोजीशन को दर्शाता है, और जो आर है वो कक्षा की त्रिज्या यानी रेडियस को दर्शाता है। एस हो गया आपका सन, देन पी आपका प्लैनेट, देन आर है आपका रेडियस। और देखिए यहाँ पे लिखे हैं, देन
r donor is the radius of the orbit is equal to the distance of the planet from the sun. Here the speed of the planet is uniform. और जो सन है, सूर्य की ग्रह से जो दूरी है, और यहाँ पे क्या है, ग्रह की जो गति है वो क्या है, एक समान है. देन इसे हम और लिखेंगे v इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t. F है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू देन m 2 पाई r डिवाइडेड बाय t देन होल स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय r. आपका रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर देन r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. देन आपका जो r है वो ऊपर आ जाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा. फिर क्या बनेगा, 4m पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन 1 इंटू जो r है, r को हम अलग से लिख देंगे. देन t स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. फिर गेट हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, डिवाइडेड और मल्टीप्लाइंग करेंगे. f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू r डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. देन आपका फाइनल क्या मिलेगा, आपको इज इक्वल टू 4m पाई 2 या फिर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ. अब कैपलर के थर्ड लॉ के अनुसार देखेंगे, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k. क्या है आपका, कांस्टेंट है. देन बिकॉज r क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन k, फिर 1 डिवाइडेड बाय k. देयरफॉर f is equal to 4m pi square divided by r square into 1 upon k. नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, क्या करेंगे, 4m पाई स्क्वायर है, इसे हम मल्टीप्लाइंग करेंगे 1, और r स्क्वायर है उसे हम क्या करेंगे, k के साथ ऐड कर देंगे. तो हमने यहाँ पे लिखा 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय k r स्क्वायर इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई k इंटू 1 अपॉन क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स k लिखेंगे, बट 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई k यानी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. फिर देयरफॉर f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. फिर आप लास्ट में आंसर में लिख सकते हैं, thus f directly proportional 1 divided by r square as is constant in a particular case. Then D नंबर है, क्वेश्चन नंबर D जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको और अच्छे से समझना जरूरी है स्टूडेंट्स. तो चलिए क्वेश्चन नंबर D हम सॉल्व करेंगे, इसे आप अच्छे से समझिए. यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर D हम सॉल्व करेंगे. इसमें क्या कहता है, पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है. अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u reaches a height h before coming down so that the time taken to go up is same as the time taken to come down. क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं इसमें कि एक स्टोन है, एक पत्थर है, उसे क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, और जो पत्थर क्या गया, वो ऊपर गया, और पत्थर को नीचे आने से पहले उसको ऊंचाई h यानी हाइट h तक पहुंचता है. और उस पर क्या आपको दर्शाना है, जैसे कि एक पत्थर है,
एक पत्थर इसको क्या कर रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है। यहाँ पे आप समझिए इस डायग्राम में बहुत ही, इसलिए आप समझ आएंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक स्टोन है, उसको क्या कर रहा है, एच हाइट से ऊपर फेंका जा रहा है, यहाँ तक उसको फेंका जा रहा है। और जो उसकी ऊंचाई क्या है, एच है, यहाँ पे हमने लिख दिया एच, और उसको टाइम क्या है t1, तो हमने टाइम लिख दिया t1। देन जब उसको फेंका जा रहा है स्टोन को, तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, -g होगा। तो आपको लिखना है -g, यहाँ पे दिया नहीं गया लेकिन आपको समझना है और लिखना है। जो आपका पत्थर है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u। उसको फेंका जा रहा है पत्थर को, तो क्या हो गया यहाँ पे -g होगा। और जब पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है, पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे पत्थर रुकता है कुछ थोड़ी देर, जैसे कि किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो रुकता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, या आपका यहाँ पे पत्थर रुकेगा तो आपका हो जाएगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा आपका =0। देन पत्थर यहाँ पे रुकेगा, फिर पत्थर क्या करेगा, नीचे आएगा, पृथ्वी को वापस आएगा। जब किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे तो वो नीचे आएगा। तो फिर क्या है, जो उसका जो पत्थर है उसे क्या करेगी, जो पृथ्वी है वो अपने ओर आकर्षित करेगी। वो तो पृथ्वी आकर्षित करती है। जब पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा था तब भी पृथ्वी आकर्षित करती थी अपनी ओर, लेकिन जो पत्थर है वो ऊपर गया, फिर थोड़ी देर रुका, उसमें कुछ तो भी रुकेगा ना, उस पर कुछ तो होगा तभी तो वो नीचे आएगा ना। फिर वो थोड़ी देर रुकता है, उसे क्या कहेंगे, आपका फाइनल वेलोसिटी आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 पत्थर का। देन जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो नीचे आने में कितना टाइम लगा, जो टाइम लगा उसको आपको प्रूफ करना है। जिस टाइम को मतलब सो दैट द टाइम टेकन टू गो अप, मतलब जो ऊपर जाने का समय और जो नीचे आने का समय है उसे आपको प्रूफ करना है। तो जब फेंका जा रहा है तो क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा वो -g, ग्रेविटी होगा। देन जब नीचे की ओर आ रहा है, जब पृथ्वी उसको खींच भी रही है और वो नीचे ही आ रहा है, तो क्या होगा, इसमें प्लस एक्सेलरेशन होगा। तो आपको याद रखना है। ये आपको डायग्राम आपको अच्छे से समझ गए, तो हम क्या करें, जो फर्स्ट ए है इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम ए नाम दिए। देन बी है, और इससे जो हाइट है वो h है। देन टाइम इसको t1 और t2 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, टाइम प्रूफ करना है। जो आपको ऊपर फेंके जाने वाले स्टोन और नीचे आ रहा है स्टोन, उन दोनों की जो आपको टाइम है वो सेम है। क्या सो आपको करना है, टाइम टेकन टू गो अप दैन इज सेम इज द टाइम टेकन टू कम डाउन। ऊपर जाने की सीधी और नीचे आने की जो टाइम है उसको ही आपको प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, t1 = t2। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट करेंगे हम टाइम टेकन टू गो अप, यानी जो अपवर्ड मोशन है उसे हम फर्स्ट करेंगे। इसे आप पहले भूल जाइए, फर्स्ट हम इसे ही प्रूव करेंगे, देन इसे करेंगे। फर्स्ट 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम अपवर्ड मोशन। तो फर्स्ट है आपका द स्टोन मूव्स अपवर्ड, हम लिखेंगे फर्स्ट में द स्टोन मूव्स अपवर्ड। तो फिर हमारे पास क्या है, वी हैव, हम लिखेंगे नेक्स्ट वी हैव यू, क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है जो आपको दिया गया है। देन एस है आपका डिस्टेंस, हाइट, ऊंचाई है। देन t1 = क्या होगा आपका t1। देन ए है आपका एक्सेलरेशन जो आपका क्या है -g। देन v = 0, फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, जब पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार v है आपका फाइनल वेलोसिटी। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, v = u + at। तो आपका जो वेलोसिटी क्या है 0 है, तो आप लिख देंगे 0 हम यहाँ पे ये जो दिया गया भी है उसे हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे इस इक्वेशंस में। तो u का हो गया आपका u हो जाएगा, पेन प्लस का प्लस। देन a है वो आपका क्या है -g, एक्सेलरेशन से आपका -g, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -g। इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। देन t कहाँ हो जाएगा आपका, ये t है उसका क्या हो जाएगा t1। हम फर्स्ट क्या कर रहे हैं, हम अपवर्ड मोशन सॉल्व कर रहे हैं। देन क्या होगा, नेक्स्ट इस क्वेश्चन होगा = u - g t1। फिर क्या होगा, u माइनस और
प्लस और माइनस में क्या हो गया माइनस, देन जी है, उसके बाद T1 हम ब्रैकेट को हटा देंगे GT1। फिर क्या होगा, ये आपका जो U है वो इस तरफ आ जाएगा, U इज इक्वल टू क्या होगा GT1, यह आपका होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है, आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल केयरफुली आपको सॉल्व करना है। अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप जिस क्वेश्चन से उसको इजी सॉल्व कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इसमें क्या होगा सेकंड लॉ भी लगेगा, क्योंकि हम इसमें क्या करना है एच, आपको हाइट इसमें प्रूव करना है, निकालना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एज इक्वल टू यू टी प्लस ए अपन 280 स्क्वायर। न्यूटन का सेकंड लॉ इसमें यूज करना है। देयरफॉर एस है वो क्या है आपका एच है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एस है वो क्या है इज इक्वल टू एच है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एस की जगह एच। फिर क्या करना है आपको, ये जो मान दिया इसमें ये आपको पुटअप करना है। यू हो जाए टी हो जाए यू हो जाएगा आपका यहाँ पे इक्वेशन 1 से यू होगा आपका GT1, देन टी का T1 प्लस का प्लस 1/2, देन ए की जगह आपका माइनस जी, फिर टी स्क्वायर है उसका T1 स्क्वायर, टी स्क्वायर रहेगा उसमें आपका करना है टी, इसमें 1 ऐड करना है। नेक्स्ट एज इक्वल टू GT1 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा टी आपका 2 है तो उसमें क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा टी का, फिर 1 का 1 ही रहेगा, और माइनस प्लस में माइनस 1/2 मतलब हाफ हो जाएगा GT स्क्वायर, ये आपका G, फिर T है स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट एज इक्वल टू GT स्क्वायर, फिर क्या करेंगे GT स्क्वायर हमको यहाँ पे सेम लिख देंगे, ये जो कॉमन है उसे हम अलग करेंगे, फिर हाफ माइनस हाफ को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। देन नेक्स्ट है एज इज इक्वल टू GT स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ GT1 स्क्वायर। तो ये आपका मिल गया इक्वेशन 2। h हमने निकाल लिया, h क्या है h इज इक्वल टू 1/2 GT1 स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 देन 2। अब ये तो हो गया आपका अपवर्ड मोशंस के लिए, फिर हम करेंगे डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन का वंस मोर एक बार देख लीजिए। वी हैव देन न्यूटन फर्स्ट लॉ, देन डाउनवर्ड मोशंस यानी द स्टोन मूव्स डाउनवर्ड। फर्स्ट हम पत्थर को ऊपर जाने वाली हाइट को हम देखिए, देन जब पत्थर नीचे आ रही है उसकी हम सीधी देखेंगे, उसका टाइम। वी हैव u इज इक्वल टू यानी u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है जो आपका 0 एस इज इक्वल टू h, देन जो आपका a है यानी एक्सेलरेशन है वो आपका प्लस g में होगा, तो इसे हम लिखेंगे g। v इज इक्वल टू फाइंड, v को फाइंड करना है वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट ए स्क्वायर। फिर क्या होगा s की जगह h हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे 2 में हम पुट अप करेंगे, तो क्या हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर GT2 स्क्वायर हो जाएगा। यह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर फ्रॉम क्वेश्चंस 2 एंड 3 से हम इक्वेशंस 2 हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 2 था h इज इक्वल टू हाफ GT1 स्क्वायर, और इक्वेशन 3 है आपका हाफ GT2 स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन 2 और 3 से लिखेंगे। इसमें जो कटता है उसे हम काटेंगे, तो क्या हाफ है ये कट जाएगा तो हम इसे काट देंगे हाफ। देन हाफ फर्स्ट हम लिख लेंगे, फिर हम कट करेंगे। देन आपका g है और इसमें भी g है, और g के साथ T2 है, ये कट नहीं होगा। T1 है और ये T2 है तो इसमें कट नहीं होगा, तो ये आपका g है वो कट जाएगा यहाँ से। फिर क्या बचेगा आपका T1 स्क्वायर देन
इज इक्वल टू T2 स्क्वायर। नेक्स्ट आपका स्क्वायर है तो इसे क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो स्क्वायर है और ये जो अंडर रूट है वो कट जाएगा यहाँ से ये वाला। फिर क्या बचेगा, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू T2। ये आपका हो गया प्रूफ। फिर आप आंसर में आपको लिखना है द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम, क्या है, समान है, एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। ऊपर जाने की जो समय है T1 और जो नीचे आने की जो समय है वो समान है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर। क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम ट्वाइस इट्स वैल्यू इट विल बिकम 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. Why? क्वेश्चन नंबर ई में क्या कहा गया है कि यदि जी है उसका जो मान है वो अचानक क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए, दोगुना हो जाए, इट विल बिकम 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. तो फिर फर्श पर, फ्लोर पर जो भारी वस्तु को खींचना, उसको खींचना क्या हो जाएगा, दोगुना खींचना वो कठिन हो जाएगा। क्यों, आपको आंसर करना है। तो हम सिंपल सा आंसर हम करेंगे। टू पुल एन ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर इट इज नेसेसरी टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस ऑफ द फ्लोर. दिस फोर्स of frictions is proportional to the weight mg of the object. If the value of g become twice its value, the weight of the object and hence the force of frictions will become double. Therefore, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. The simple answer is to pull an object along the floor it is necessary to do work against the force of frictions between the object and the surface of the floor. यानी किसी वस्तु पर उसका जो फर्श है, फ्लोर पर खींचने के लिए किसी वस्तु या फिर फर्श के जो सरफेस है, सतह पर, उसके बीच क्या होता है, घर्षण बल F यानी फोर्स के विरुद्ध अगेंस्ट कार्य करना आवश्यक होता है। और ये जो घर्षण हो रहा है उसके वस्तु का जो भार है, वेट है, वो mg उसके क्या होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यदि g है उसके मान से दोगुना हो जाता है तो फिर वेट है और उसके बीच जो घर्षण है वो क्या हो जाएगा, उसको खींचना भारी। यदि क्या हो जाएगा, जो g है उसका मान क्या होगा, g का मान उसके मान से दोगुना हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, जो वस्तु है उसका जो घर्षण बल है उसका दोगुना हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, किसी भी भारी वस्तु पर, फर्श पर, फ्लोर पर खींचना दोगुना अधिक कठिन हो जाएगा। तो आपका सिंपल आंसर आपको लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3rd। एक्सप्लेन why the value of 0 at the center of the earth. इसका आंसर है at the center of earth, force due to any portions of the earth at the center will be cancelled due to the portions opposite to it. Thus the gravitational force at the center on any body will be 0. Since from Newton's law we know F is equal to mg. Since mass of an object can never be 0, therefore when F is equal to 0 then g has to be 0. Thus the value of g is 0 at the center of the earth. तो आपको आंसर में इतना लिखना है स्टूडेंट्स। आपको एक्सप्लेन करना है कि वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आपने पृथ्वी के जो केंद्र पर
जो पृथ्वी के किसी भी भाग में, किसी भी पोर्शंस में केंद्र पे वो जो बल है उस पर लगाया जा रहा है, वो पृथ्वी के भाग के कारण क्या होगा, वो निरस्त हो जाएगा। देन और इसी भी प्रकार किसी भी पिंड में या फिर केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो 0 होगा, बिकॉज जो न्यूटन का जो नियम है वो क्या है, न्यूटन का नियम है, हम जानते हैं कि क्या है, F = mg, या फिर किसी जो वस्तु है उसका द्रव्यमान m वो है कभी 0 नहीं हो सकता, कभी 0 नहीं होगा। जो आपका किसी वस्तु का जो m है वो आपका मास है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। Therefore when F = 0 then G has to be 0। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब F है जो आपका फोर्स है वो क्या है, 0 है, तो फिर G का मान भी 0 होना चाहिए। और इस प्रकार क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट द पीरियड ऑफ revolutions of a planet at a distance r from a star dt prove that if it was at a distance of 2r from the star, its period of revolutions will be √8t। क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है वो उसको पहले आप इसे समझिए। Let the period of revolutions of a planet at a distance r from a star b, इसमें क्या कह रहा है कि लेट मतलब मान लीजिए कि किसी भी जो तारे हैं, तारे से r की दूरी पर स्थित किसी भी ग्रह या प्लैनेट का परिक्रमण काल क्या है, t है। जो परिक्रमा कर रहा है उसका काल क्या है, t है। Then prove that if it was at a distance of 2r from the स्टार, और उसमें क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि यदि वह तारे से 2r दूरी पर होता तो उसका जो क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस विल बी √8t, तो उसका परिक्रमण जो काल है वो √8t होता। यह आपको प्रूव करना है। चलिए हम जब प्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू Kepler's थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। क्वेश्चन कंसर्न बहुत ही सिंपल सा आंसर, यदि आप इसे समझते हैं तो आप इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बिना रखे आप सॉल्व कीजिए, इसके प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केपलर के थर्ड नियम के अनुसार, कौन से नियम, प्लैनेटरी मोशंस के अनुसार। तो क्या है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन the period of revolutions of the planet at a distance r from a star is t, then from equation 1। और इस प्रकार क्या करना है, जब किसी तारे या फिर स्टार से r दूरी पर स्थित जो प्लैनेट है उसका परिक्रमण काल क्या है, t है। t है तो क्या करना है हमको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³, क्या करना है हमको, r उसको कैपिटल करना है। देन व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द स्टार इज 2r, देन इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस बिकम्स, क्या है, जब डिस्टेंस है जो दूरी है वो क्या है, और द प्लैनेट फ्रॉम द स्टार इज 2r, और जो प्लैनेट है जो स्टार से उसकी दूरी क्या है, 2r है, तो फिर उसका परिक्रमण काल यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस क्या होगा, देखिए t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, तो क्या हो जाएगा आपका t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपका क्यूब है वो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8, देन r का r³ लिखेंगे। ये है आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड है और ये आपका 2 है, इसे क्या करेंगे हम
डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 को हम लिखेंगे ऊपर में, दैन जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है वो नीचे। तो क्या होगा, T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू 8R क्यूब डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो इसमें क्या होगा, जो आपका इसे हम काट देंगे, R क्यूब है वो कट जाएगा तो हम इसे काट देंगे सर। देन यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा, फिर 8 को हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे T स्क्वायर से, तो क्या बचेगा यहाँ पे T स्क्वायर 8। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो आपका T है ये जो स्क्वायर है अंडर रूट काटेंगे, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे 8 देन T1, देन क्या हो जाएगा, इसका भी हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, तो फिर वो क्या बचेगा अपने पास, T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 8T। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फर्स्ट है आपका ए नंबर, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5x, मतलब x क्या है आपका सेकंड, टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट takes 5 seconds to reach ground from a height of 5 मीटर on a planet, मतलब किसी भी प्लैनेट पर 5 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन तक पहुंचने में एक वस्तु को 5 सेकंड का समय लगता है, तो उस पर क्या करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। तो आपको क्या करना है, जी का मान उसमें ज्ञात करना है, जी की वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको क्या दिया गया है, तो हम लिख देंगे गिवन टाइम t क्या है 5 सेकेंड, देन हाइट क्या है s, उसे हम लिख देंगे 5 मीटर। देन फाइंड क्या करना है, आपको लिखना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे g है, g क्या है आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो आप लिख देंगे टू फाइंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देन फार्मूला लिखेंगे, आपको यहाँ पे t दिया गया है ऐसे, तो आपको कौन सा फॉर्मूला आएगा इसमें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में हम इसको मान है उसे आप पुटअप करेंगे, तो आपका एस है, एस क्या है 5 मीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5, देन यू है आपका क्यूटी जाएगा आपका 0, देन इनटू यू है आपका 0, देन इनटू क्या हो जाएगा, टी क्या दिया है आपका 5, टी आपको दिया 5 सेकंड, तो आप लिख देंगे 5 प्लस क्या लिखेंगे हाफ, देन जी का जी लिखेंगे, टी टू क्या दिया आपका, फिर लिखेंगे 5, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, देन नेक्स्ट 5 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू 25। और जो क्या करेंगे आपको फिर से लिख देंगे यहाँ पे, जो आपका जी है हाफ का हाफ रहेगा, देन जी, देन इनटू क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर है तो आपके हाफ जो है 25 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या करेंगे 10 इज इक्वल टू 25, आपका ये आपका जो 5 है इसे इनटू होगा, तो क्या हो गया 5 टू जा 10, देन आपका जी के साथ 25 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 25 जी, देन जो आपका जी है तो क्या होगा अलग हो जाएगा, और जो आपका 25 है इसमें डिवाइडेड बाय आ जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू जी। तो फिर आप क्या करेंगे जी को इस तरह लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 टू जा 10 और 5 जा 25, आपका जी मिलेगा, जी इज इक्वल टू 2/5 डिवाइडेड बाय करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको कंप्लीटली लिखना ज़रूरी है, ये आपका आंसर हो गया। देन आपको और आंसर लिखना है, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस ऑफ द प्लैनेट इज 0.4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व के लिए हमने इस तरीके से आपको
कोई भी स्टेप भूलना नहीं स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 आपको लिखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको अटेंड करने आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका बी नंबर है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ ए इज ma, what must be the mass of b so that the value of g on b is half that of its value on a। इसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसे हम और अच्छे से सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्या है, तो प्लैनेट है, तो उसमें क्या है, क्या पता है पूछा गया इस क्वेश्चंस में, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मतलब प्लैनेट ए की जो रेडियस है वो प्लैनेट बी की जो रेडियस की क्या है, हाफ है, आधी है। और ये दी क्या है, इफ द मास ऑफ ए इज ma, what must be the mass of b, show that the value of g of b is half that its value on a। और इसमें क्या कहेगी कि यदि a यानी प्लैनेट a का जो उसका मास है वो a में है, क्या है, ma है, तो फिर b का जो मास है वो द्रव्यमान क्या होना चाहिए, और b पर g का मान a उसका आधा हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आपको समझने के लिए। जो आ रहे हैं वो क्या है, प्लैनेट ए है, प्लैनेट ए का रेडियस है वो क्या होगा, आर बी का हाफ। देन जी बी क्या है, जी बी है वो जी ए का हाफ होगा। देन आपको फाइंड क्या करना है, एम बी आपको फाइंड करना है, तो आप लिख देंगे गिवन। देन द एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट इज गिवन एज। अब अगर आपको इन फॉर्मूला में क्या दिया है, आर दिया है, रेडियस दिया है, इसमें प्लैनेट दिया और एम ए दिया है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, एम बी करना है, एम बी आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपका सिंपल सा आपका हो जाएगा फार्मूला, G इज इक्वल टू जी एम आर स्क्वेयर, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, जिसमें है जो आपका G क्या होगा, यूनिवर्सल्स, और M है वो आपका मास हो जाएगा। देन R है आपका रेडियस, और ये G है वो आपका एक्सेलरेशंस, ग्रेविटेशंस। तो चलिए इसी फॉर्मूले में हम प्लैनेट A और प्लैनेट B का मान हम पुटअप करेंगे। तो प्लैनेट A के लिए क्या हो जाएगा, जी ए इज इक्वल टू जी, जो आपका जी है वो सब में कॉमन वैसे रहेगा क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। देन क्या करेंगे, प्लैनेट ए के लिए हम करेंगे जी एम ए, एम में लगा है ए, देन अपान आर स्क्वायर ए। फिर प्लैनेट बी के लिए हो जाएगा आपका जी बी इज इक्वल टू जी एम बी अपान आर स्क्वायर बी। फर्स्ट आपका प्लैनेट ए और प्लैनेट बी के लिए। देन क्या करना है आपको इसमें, अब आपको क्या करना है, एम बी को ज्ञात करना है, उसको निकालना है एम बी को। तो क्या करेंगे, हम इसे ऊपर रखेंगे एम बी को, तो हम लिख देंगे इसको डिवाइडेड बाय करेंगे, क्योंकि आपको एम बी निकालना है ना उसके लिए। तो क्या करेंगे, एम बी को हम फर्स्ट ऊपर लिखेंगे, जी बी डिवाइडेड बाय जी ए इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये जो मान है उसे हम ऊपर में लिख देंगे, जी बी का मान यहाँ से, तो लिखेंगे जी एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, जी ए का मान लिखेंगे पूरे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे जी एम ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ए इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, आपने यहाँ तक लिख दिया, फिर आपको फ्रैक्शंस करना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो वाला भाग है, नीचे का भाग है, ये जो आर स्क्वायर ए है ये ऊपर चला जाएगा और जी एम इसके नीचे आ जाएगा। तो ये जो पूरा भाग है ये इधर जाके आपका उल्टा हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका सेम रहेगा यहाँ पे। देन इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर भेज देंगे, फिर हो जाएगा आपका, इसमें कुछ कट रहा है क्या, जो कटेगा उसे हम काटेंगे। तो यहाँ पे जी है वो आपका जी कॉमन है, तो यहाँ पे जी और ये जी कट जाएगा। देन जी काट लिया हमने, फिर क्या बचा आपका जी बी जी ए डिवाइडेड बाय जी बी अपन क्या होगा, जी ए
इज इक्वल टू एम बी बचा यहाँ पे, तो हम लिख देंगे एम बी। फिर क्या बचा, हम एम ए लिख देंगे इसके नीचे में, दोनों को एक सेट कर देंगे, देन इनटू करेंगे। इनटू के बाद क्या करेंगे, जो आर स्क्वायर ए है और आर स्क्वायर बी है उसे क्या करेंगे, होल स्क्वायर में क्या देंगे दोनों को। फिर नेक्स्ट है आपका जी बी डिवाइडेड बाई ए है, जी बी अपॉन ए है, उसे क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे दिया था, देखिए यहाँ पे जी बी हाफ क्या है, जी ए का है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जी बी उसके नीचे आ जाएगा तो जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जी बी अपॉन जी ए की जगह हम हाफ लिख देंगे। फिर एम बी अपॉन एम ए सेम, देन हो जाएगा आपका आर ए अपॉन आर बी के में देखेंगे, यहाँ पे देखिए आर ए हाफ आर बी का है, तो क्या कर सकते हैं, आर बी को हम नीचे ला सकते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या किया हमने, जी बी अपॉन जी ए का किया हाफ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू हाफ। देन आर बी का भी हम वैसे ही करेंगे, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू हाफ, तो हम लिख देंगे इसके जगह हाफ लिख देंगे, देन स्क्वायर का स्क्वायर होगा आपका। देन नेक्स्ट करेंगे हाफ इज इक्वल टू एम बी अपॉन ए एम ए इंटू 1/4, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है आपको करना है, ये जो 4 है वो 2 के साथ डिवाइडेड हो जाएगा, इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, फिर क्या होगा आपका 2 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, तो हम यहाँ से काट देंगे 2 1 ज़ा 4 और ये 2 हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट है 2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, तो फिर क्या होगा, इसे हम क्या कर सकते हैं, और 2 एम ए इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम बी अलग हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसे हम लिखेंगे 2 एम ए इज इक्वल टू एम बी, या फिर लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू 2 एम ए, और यही आपको ज्ञात करना था। तो हम फाइनल आंसर लिख देंगे द मास ऑफ प्लैनेट बी शुड बी ट्वाइस दैट ऑफ प्लैनेट ए। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। वंस मोर जो प्लैनेट ए और बी के लिए आपको करना है, देन आपको फाइनल आंसर लिखना है द मास ऑफ प्लैनेट बी शुड बी ट्वाइस दैट ऑफ प्लैनेट ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है स्टूडेंट्स, द मास ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg and 49 and respectively. What will be their values on the moon? Assume that the accelerations due to gravity on the moon is 1.6 of that on the earth. ये आपको क्वेश्चंस दिया गया, क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, जो आपको दिया है उसको फर्स्ट आपको लिखना है। क्वेश्चंस में क्या कहा गया कि जो मान है, जो मास है वो क्या है, किसी भी अर्थ पर क्या है, किसी भी वस्तु का जो उसका मास है और वेट है वो क्रमशः कैसा है, 5 kg और 49 न्यूटन है, यानी कि आपको न्यूटन। देन व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth. और क्या करना है, उस पर मून पर क्या करना है, उसका मान क्या होगा उसे आपको ज्ञात करना है। और इसमें क्या कह रहा है कि assume that the acceleration due to gravity on the moon is कितना है, उस पर चंद्रमा का जो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है वो कितना है, 1/6 है, 1/6 भाग है, और मून पर उसका जो मान है उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। गिवन जब हम लिख देंगे आंसर में m इज इक्वल टू आपका मास है वो कितना है 5 kg, तो आप लिख देंगे। देन वेट है आपका 49 न्यूटन, तो आपको कंप्लीटली लिखना है। और आपको यहाँ पे दिया है क्या है, gm, क्या है
वो क्या हो जाएगा, GE अपॉन 6, 1/6 भाग है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। देन आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहा गया है, तो उसमें हम आंसर हम लिख देंगे द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 5 kg। फर्स्ट आपका सिंपल्स है, तो आपको लिखना है द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 5 kg। देन नेक्स्ट सेकंड क्या करना है, आपको वेट निकालना है आपको, तो आप लिखेंगे W इज इक्वल टू mg। तो क्या होगा WM, हमको वेट निकालना है, तो क्या करना है WM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mgm। देन WE इज इक्वल टू क्या है, ये अर्थ का है वेट, क्या लिखा है mge हो जाएगा, अर्थ का आपका E हो जाएगा, और आपका वेट को हम m है वो क्या होगा, इसमें m और E हो जाएगा, मास देन E अर्थ हो जाएगा। देयरफॉर WM अपॉन WE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे मान लिख दिया, तो हमें इसको पुट अप कर देंगे mgm, देन अपॉन में क्या हो जाएगा mge अर्थ के लिए हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा gm और gm अपॉन GE, और ये 1/6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो मान दिया गया है gm इज इक्वल टू GE अपॉन 6 यहाँ पे लिख देंगे। Therefore WM इज इक्वल टू WE, ये आपका है वो जो 6 है वो क्या हो जाएगा, 6 है वो WE से क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो हम लिखेंगे WM इज इक्वल टू WE अपॉन 6 इज इक्वल टू 49। WE क्या है आपका यहाँ पे दिया है 49, एन लिखेंगे न्यूटन, देन अपॉन 6 इज इक्वल टू, यदि आप इसे डिवाइडेड बाय करते हैं तो क्या होगा आपका 8.166, तो हम इसे लिख देंगे 1.8.17 न्यूटन, और इस तरीके से आपको कम्प्लीटली आंसर लिखना है। देन आंसर आप लिखेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 8.17 न्यूटन। देन इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर C कंप्लीट होता है। देन क्वेश्चन नंबर D है, डी नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु 500 मीटर यानी 500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। कोई भी वस्तु ऐसे ऊपर फेंक रहे वो 500 मीटर की ऊंचाई तक वो पहुंचती है। कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी से आप फेंक रहे हैं तो 500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, और इसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, क्या था इनिशियल वेलोसिटी जिस फेंका गया वो उसकी वेलोसिटी उसको आपको बताना है। देन जो वस्तु है जो ऊपर नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा है उस वस्तु को पृथ्वी पर आने पर और कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, इसको आपको निकालना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले भी ऐसे मस्त सॉल्व किया था, इसे हम सॉल्व करेंगे। आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वेशन ऑफ द मोशंस। थर्ड लॉ क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे हम करेंगे। और यहाँ पे क्या है वेयर v क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, देन u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है ये u, देन s क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, देन t है वो आपका टाइम टेकन, a है आपका एक्सेलरेशन, ये आपको देन आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू ऑल क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस भी क्या दिया गया है उसे हम लेंगे। आपका u है इनिशियल वेलोसिटी वो फाइंड करना है। देन s इज इक्वल टू क्या है 500 मीटर्स है, देन t क्या है उसको टाइम को आपको निकालना है। देन g आपको दिया गया है इसमें 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर,
तो क्या करना है आपको, जब फेंकी गई वस्तु है उसको आपको फर्स्ट आपको करना है, फिर उसको डाउनवर्ड मोशन में करना है। फर्स्ट क्या करेंगे, अपवर्ड मोशंस करेंगे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपका वेलोसिटी क्या हुआ, 0 हुआ। देन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आपको जो दिया गया है यहाँ पे उसी को आपको यहाँ पे पुटअप करना है। थर्ड लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वेशंस के अनुसार। देन 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, इनटू क्या लिखेंगे, ए आपको दिया है। ए क्या है आपका, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो आपका जो ए है मतलब एक्सेलरेशन है, जो आपका जी है उसे क्या कहेंगे, और जी है उसे भी आप क्या करेंगे, ए ही है, वो सेम होता है एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी। तो आपको लिखना है, इसमें प्लस हो जाएगा, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो आपका जो जी है यानी ए है वो क्या होगा, प्लस माइनस में होगा। तो आप लिख देंगे, जी आपको दिया गया तो आप लिख देंगे -10 इंटू एस। एस क्या है आपका, मीटर में दिया गया तो आप लिखेंगे इंटू 500 मीटर। देन 0 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस ये आपका वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। देन यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, हमने पुटअप किया तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो आपका जो रूट है उसमें इसमें आएगा। फिर क्या करेंगे, उसको रूट के निकाल देंगे तो फिर क्या बनेगा आपका क्वेश्चन, u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 100 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देन आपका डाउनवर्ड मोशंस के लिए डाउनवर्ड मोशंस में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस, तो हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए मतलब 1/2 यानी हाफ एट ए स्क्वायर। तो s क्या है आपका 500 इज इक्वल टू u है आपका 0 हो गया। देन t है वो आपका t प्लस हाफ इंटू क्या होगा, a है आपका 10 है तो इसमें प्लस होगा उसमें माइनस था, तो देन t है वो आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर 500/5 ये 1 है 2 है वो का 2 1 ज़ा 1 और 2 5 ज़ा 10, तो यह हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय इधर आके फिर हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। देयरफॉर 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100 हो जाएगा स्क्वायर का, देन इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। तो आपको लिखना है फाइनल आंसर, देयरफॉर द बॉल विल टेक 10 seconds to reach the ground. It will take the same time to go up. Thus the total time taken is equal to 2 into 10 is equal to 20 second. ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। देन नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई में, द बॉल falls off a table and reaches the ground in 1 second. Assuming g is equal to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. क्वेश्चन में क्या कहेगा कि एक जो बॉल है क्या कहते हैं, फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकंड। एक जो बॉल है, गेंद है, इसी मेज पे गिरकर 1 सेकंड में जमीन पर पहुंचती है। किसी भी मेज है उसमें से किसी भी टेबल है उसमें से जो बॉल है वो 1 सेकंड में नीचे में यानी ज़मीन पर पहुंचती है, गिरती है। तो फिर assuming g is equal to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground. क्या करना है आपको, तो फिर g is equal to क्या है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए क्या करना है आपको, ज़मीन पर पहुंचने पर इसकी जो स्पीड है, गति और जो मेज की ऊंचाई है, ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल, मेज की जो ऊंचाई है उसकी गणना करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट करेंगे आपको गिवन टी आपका
1 सेकंड, तो आप लिख देंगे। देन जी है आपका 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। देन यू क्या है आपको, यू हो जाएगा आपका 0 मीटर्स पर सेकंड। देन एस है जो हाइट है वो आपको ज्ञात करना है। देन वेलोसिटी आपको ज्ञात करना है। तो क्या आ गया इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज इक्वल टू यू हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगा आपका 0, प्लस ए हो जाएगा आपका 10। ए क्या है आपका एक्सेलरेशन से, जो जी है आपका 10 हो जाएगा। देन इंटू 1, टी के जगह क्या आपको हो जाएगा 1 सेकंड है तो आपको 1 लिख देंगे इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाए। तो आप आंसर में लिखेंगे आंसर वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर्स पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपको बोलेगा इसमें क्या करेंगे, देन सेकंड लॉ के अनुसार एस इज इक्वल टू, इसके हाइट आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट आपने वेलोसिटी हमने निकाल लिया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, आपका क्या करना है, आपको हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए कौन सा इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यू है वो आपका 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है, इंटू क्या होगा टी है वो आपका 1 सेकंड है तो आप लिखेंगे टाइम 1 प्लस हाफ ए की जगह आप लिखेंगे 10, ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो इंटू 10 इंटू आपका जो टी है वो क्या है 1 है तो आप लिख देंगे 1 स्क्वायर। फिर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 1 2 और 2 5 10, 5 मीटर। तो ये आपका हाइट हो गया। आंसर आप लिखेंगे द हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट होता है। आपका जो वेलोसिटी है वो आपका होगा 10 मीटर्स पर सेकंड। देन हाइट है वो आपका हो जाएगा 5 मीटर। The next question है क्वेश्चन नंबर ए, द masses of the earth and moon are 6 into 10 raised to 24 and 24 kg and can 7.4 into 10 raised to 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 raised to 5 kilometer. Calculate the gravitational force of attractions between the two. क्वेश्चन में क्या है कि जो पृथ्वी है और अर्थ है एंड मून है उसका जो मासेस है वो कितना है और कितना है 6 इंटू 10 रेज़ टू 24 kg एंड 7.4 इंटू 10 रेज़ टू 22 kg है। और क्या करना है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.82 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, गणना करना है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच क्या करना है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी गणना करना है, अट्रैक्शंस की गणना करना है। तो आपको दिया गया है यूज, इसमें जी दिया गया है, जी क्या है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 एंड क्या है आपका न्यूटन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर आपको दिया गया है। तो इसे आप लिखेंगे, तो आंसर में आपको लिखना है द मास ऑफ द अर्थ, इसमें m1 और m2 दिया है, जो का द्रव्यमान जो क्रमशः कितना है ये दिया गया है। देन m2 हम इसे लिखेंगे। तो फर्स्ट आपको आंसर लिखना है द मास ऑफ द अर्थ m1 यानी मास 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻²⁴ kg। देन द मास ऑफ द मून, मून का जो मास क्या है m2 है, इसे हमने मान लिया कितना है 7.4 इंटू 10⁻²⁴। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून d, या फिर s लिख सकते हैं आप डिस्टेंस को 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो आपका किलोमीटर है तो क्या करना है, आपको मीटर में इसको चेंज करना है, क्योंकि किलोमीटर का जो मान है वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसको क्या करना है, आपको मीटर में चेंज करेंगे तो आपको हो जाएगा 3.84 इंटू
10⁻⁸ मीटर। फिर क्या करना है आपको, फोर्स आपको फाइंड करना है। तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे क्या दिया है, m1 दिया है, m2 दिया है, देन f आपको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, और क्या दिया है आपको, डिस्टेंस भी दिया है, r दिया। तो हम इसे करेंगे, इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। जो फॉर्मूला में पुटअप होता है उसी में ही करना है आपको। f = g m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या है, r स्क्वायर है। तो हम सबका मान इसमें पुटअप कर देंगे। इस फॉर्मूले में हम पुटअप करेंगे तो क्या है आपका, g आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चंस में दिया गया है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ये आपको लिखना है, सिंपल सा इतना आपको लिख देना है, छोटा सा। तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। फिर आपको दिया है m1, क्या दिया है यहाँ पे, m1 को हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर m2, फिर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस है वो आपका क्या है 3.84 इंटू 10⁻⁸ हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर इसका स्क्वायर r है तो हम इसका क्या देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे ब्रैकेट में। फिर क्या करना है आपको, ये जो 10 है, 10 का जो पावर है इसे हम अलग कर देंगे, 10⁻⁻11। देन इसको करेंगे -11, 24 और 22 को इसको हम ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। और जो आपका 6.7 है उसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसका जो आंसर आएगा उसे हम करेंगे 7.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट हम इसे लिख देंगे 6.7, फिर इंटू करेंगे 6 इंटू क्या करेंगे 7.4 इंटू 10 है उसे हम कंबाइन करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका हो जाएगा, फर्स्ट क्या करेंगे 24 और 22 को हम ऐड करेंगे। तो आपका हो जाएगा 24 और 22 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 24 देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जाएगा आपका 46 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसमें -11 कर देना है। तो आपको -11 कर देना है, -11 करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें 35। तो क्या करना है आपको, 10 की जो पावर है 10 क्या करेंगे 35 कर देंगे, इतना हो गया। फिर आपको जो नीचे का है उसको क्या करना है, स्क्वायर है तो इसको डबल लिखना है, 3.84 इंटू 3.84। और आपका जो 10 है 8 है उसको क्या करेंगे 8 2 जा 16। तो आप करेंगे 10⁻16 कर देंगे। फिर अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 2.297.48 इंटू क्या हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, और ये जो आपका 10 है उसको क्या करेंगे, हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ये माइनस हो जाएगा। तो 35 माइनस क्या करेंगे 35 -16 कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 35, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो फिर 35 -16 करेंगे तो यहाँ पर आपका 10⁻19 अपन करेंगे। फिर 3.84 इंटू 3.84 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 14.7456, इतना आपका आंसर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे हम अप्रोक्सीमेशंस करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें अप्रोक्सीमेटिंग में कि ये कितना है, ये किसके करीब है 297 किसके करीब है 300 के करीब है। तो इसे करेंगे अप्रोक्सीमेटिंग कर देंगे। और जो आपका 14 है वो क्या है 7 है 14.7456 है। तो कितने, इसको हम लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेटिंग 297.48 एज 314.7456 एज 15 टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करेंगे। तो आप लोग, आपको अप्रोक्सीमेटिंग लिखना ज़रूरी है। तो हम लिख देंगे, इसका मार्क्स करेंगे, फिर लिखेंगे, इसका हमने लिख दिया 300 इंटू 10⁻19 लिख दिया, देन डिवाइडेड बाय 15, इसका जगह हमने लिख दिया 15 क्योंकि हमने लिखा है। फिर हो जाएगा आपका
यदि आप इसे काटेंगे तो 15 1 जा 15, किससे कटेगा 15 का 1 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 5 से भी काटेंगे फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा आपका, और 20 फिर क्या करेंगे आपको इंटू 10⁻19। फिर अप्रोक्सीमेटिंग क्या है, तो आपको ये जो मार्क्स है वो लगाना ज़रूरी है। क्या करेंगे 20 इंटू 10⁻19 अप्रोक्सीमेटिंग। इसको करेंगे हम 2 इंटू 10, 20 है तो हमसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 10 का जो पावर है 1 हो जाएगा इंटू 10⁻19 हो जाएगा 10⁻19। और इसमें क्या करेंगे 19 में 10 है तो इसे क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 20। तो 2 इंटू 10 तो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटिंग क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻20 n। और आपको जो n है सो न्यूटन उसको आपको लिखना ज़रूरी है। फिर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस है वो आपको पहले जैसे क्वेश्चंस है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका जस्ट आपका F क्वेश्चंस है उसके जस्ट सेम है, सिर्फ वैल्यूज आपको चेंज है तो आपको लिखना है। फिर जी नंबर हम सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10⁻11 m यानी मीटर। If the gravitational force between the two is 3.5 into 10⁻22 न्यूटन, what is the mass of the sun? इसमें क्या करना है mass of the sun को ज्ञात करना है। पिछले वाले क्वेश्चंस में जैसे दिया गया था मास और अर्थ का जो मास है द्रव्य पृथ्वी और जो चंद्रमा है अर्थ और मून है उसका जो मास यानी द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है 6 इंटू 10⁻24। दैन सन का दिया। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको व्हाट इज द मास ऑफ द सन, सन का मास है उसको आपको ज्ञात करना है, गणना करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। आप जो दिया गया सब फर्स्ट लिखेंगे आंसर में गिवन m1 क्या दिया गया आपको 6 इंटू 10⁻24 kg। m2 दिया गया है मास ऑफ द सन में m2 क्या करना है मास ऑफ द सन आपको ज्ञात करना है। देन जो आपका डिस्टेंस r वो क्या दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसमें मीटर दिया गया है तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, उसमें सेम लिखना है। देन जी है वो आपको दिया गया है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या जी माइनस स्क्वायर आपको दिया गया तो आपको लिखना है। देन फोर्स आपको दिया गया है F है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। तो इसमें भी आपका रहेगा फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा F इजिकल टू m1 m2/r²। तो इसमें हम क्या करेंगे पुटअप करेंगे सारे मान को, क्या करेंगे F दिया गया तो आपको F लिखना है 3.5 इंटू 10⁻22 इज इक्वल टू करना है आपको 6.7 इंटू 10 क्या है 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू क्या करना है आपको m2 जो आपको जो m2 है इसका नहीं दे तो हम क्या करेंगे लिख देंगे सीधा m2। फिर क्या करेंगे इसका डिवाइड बाय करेंगे तो क्या है r है तो r क्या है आपका 1.5 इंटू 10⁻11 इसका करेंगे होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो इसको डबल लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है आपको जैसे हमने पहले किया तो इसमें करेंगे हम फर्स्ट जो ऊपर वाले हैं उसको हम नीचे ला देंगे और जो नीचे है उसको हम ऊपर कर देंगे। तो क्या है ये जो फोर्स है वो आपका फोर्स का सेम रहेगा। फिर क्या आएगा 3.5 इंटू 10⁻22 देन जो 1.5 इंटू
10⁻11 है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इसे हम डबल लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 1.5 इंटू 1.5 अलग से लिखेंगे। देन 10⁻11 है उसे क्या करेंगे, 2 × 11 कर देंगे तो क्या होगा 22 हो जाएगा आपका। फिर जो ऊपर है उसको हम सेम नीचे लिख देंगे। देन m2 है उसे हम अलग से लिख देंगे राइट साइड में। देन नेक्स्ट करेंगे देयरफॉर 7, जो आपको करेंगे ये जो 10 है और ये 10 है इसका पावर के साथ इसे हम कंबाइन कर देंगे अलग से। फिर क्या करेंगे 6.7 है उसे हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40.02। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए फिर आपका आंसर आ जाएगा। देन इंटू करेंगे 10 ऐसे हम कंबाइन कर देंगे तो 10 का 10 आ जाएगा और -11 और 24 में आपका आ जाएगा 24 - 11 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 13। देन ये जो ऊपर वाला है उसे क्या करेंगे, ये जो 10 है और ये जो 10 है उसे हम कंबाइन कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 44 और 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.875। इस तरीके से इज इक्वल टू m2। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ऐसे हम सेम यहाँ पे लिख देंगे और 7.875 इंटू 10⁻20 44। दैन नीचे हम लिखेंगे तो आपका 40.2 है। जो आपका 40.2 है उसको क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे 4.02 कर देंगे तो आपका ये 10 के साथ डिवाइडेड हो जाएगा और 2 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये जो आपका डेसिमल है वो यहाँ पे आ जाएगा 4 के बाद। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4.02 लिखेंगे और जो आपका 10 है 2 इंटू 10 है तो 10 का पावर 1 हो जाएगा तो हम यहाँ पे देख ही देंगे। इसमें 13 है तो यहाँ पे आ जाएगा 14। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटिंग लिख सकते हैं तो हम लिख देंगे अप्रोक्स या फिर अप्रोक्सीमेटिंग 4.02 एज 4। हम इसे क्या लेंगे 4 लेंगे और टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस फिर इससे हम कैलकुलेशन करेंगे 4.02 है तो उससे हम करेंगे 4 तो आपका आंसर आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻30। 30 कैसे आएगा 44 माइनस ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 44 माइनस 14 करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 kg। फिर हमने क्या किया अप्रोक्सीमेटिंग किया तो यहाँ पे लिख देंगे अप्रोक्सीमेटिंग का मास पे m2। तो आपका फाइनल आंसर होगा द मास ऑफ द सन इज 1.96 इंटू 10⁻30 kg। तरीके स्टूडेंट्स आपका जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।